कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं वही टॉपिक अपना। क्या पढ़ रहे थे हम? लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य। अच्छे से समझना, दोबारा वापस टॉपिक ले रहा हूँ, बीच में कट हो गया था ना तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा ले लेंगे। देखो हम बात कर रहे हैं लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की। लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? LnOH का होल्ड्राइज, ये बनता है यौगिक, यही क्या है? लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। तो लेंथेनाइड के रूप में क्या क्या होते हैं अपने पास? 14 तत्व होते हैं, टोटल 14 तत्व सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक होते हैं। तो मैं यूं कह रहा हूं कि सीरियम से जब हम ल्यूटीशियम तक जब जाते हैं तो जाने पर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। ठीक, क्यों होती है वृद्धि? वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि एक साथ 14 प्रोटॉन आ जाते हैं, 14 प्रोटॉन आते हैं, और प्रोटॉन जब आएंगे लगातार बढ़ते जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा इस वजह से। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव जैसे बढ़ा तो आकार में क्या आ गई? कमी आ गई, ये हमको पता है पहले से। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों पर इधर से इधर जाने पर, तो नाभिक खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों, लगातार बढ़ाता जा रहा है खींचने के प्रभाव को, तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो हम क्या कह सकते हैं? अगर इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है तो यहां पर जो लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड था वो क्या कर रहा है? लेंथेनाइड OH माइनस को अपनी तरफ तीव्रता से आकर्षित कर रहा है। लेंथेनाइड क्या कर रहा है? OH माइनस आयन को अपनी तरफ तीव्रता से आकर्षित कर रहा है, यानी पकड़ करके बैठ गया। और जब ये इसको पकड़ करके बैठ गया तो ये OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा। जब लेंथेनाइड आयन इसको तीव्रता से पकड़ करके बैठ गया तो OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा, और जब OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा तो आर्रेनियस कहता है कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयनों का त्याग कर दे आसानी से तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ तो OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पा रहे आसानी से, तो हम ये कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय व्यवहार में कमी आती है। ये कंसेप्ट आगे क्या समझ में? ये वाला क्षारीय सामर्थ्य वाला। अब बात करते हैं अम्लीय सामर्थ्य की। अम्लीय सामर्थ्य को देखना, लेंथेनाइड ने OH माइनस आयन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और लेंथेनाइड क्या है? धातु, और धातु है, इस पर क्या आवेश है? धनावेश। धनावेश का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कमी को पूर्ति कर रहा है किससे? इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के। यानी लेंथेनाइड जो है ये, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यूनता, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसको भी खींच लिया और इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए। अब ऑक्सीजन परमाणु क्या है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है? बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूनता है, और जिस पर भी इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है उस पर धनावेश आने लग जाता है, और ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आवे ऐसा ऑक्सीजन को कतई स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व, और अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व कभी भी धनावेश आना स्वीकार नहीं करते। अतः वह क्या करता है? या तो आत्महत्या कर लेगा, या फिर क्या करेगा? अपने पास जो कोई परमाणु है जुड़ा हुआ उसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, और रिलीज करके अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करेगा। देखना क्या होता है, यहां दिखा रहा हूं। लेंथेनॉइड कैसे थे? धनावेशित थे। हाइड्रोक्साइड कैसे थे? OH। ऑक्सीजन परमाणु से कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन? लेंथेनॉइड खींच रहा है। लेंथेनॉइड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु पर क्या बढ़ी? इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ी। किस पर बढ़ी? ऑक्सीजन परमाणु पर। जैसे ही ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ी तो ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर करने के लिए, हटाने के लिए क्या करता है? इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में रिलीज कर देता है। किसके रूप में रिलीज करता है? H+ के रूप में रिलीज कर देता है। जैसे ही H+ के रूप में रिलीज करता है तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आर्रेनियस ने क्या कहा था? ऐसी स्पीशीज
जिनके जलीय विलयन में जो H+ आयनों का क्या कर दे, दान कर दे, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी अम्लीय सामर्थ्य उनकी अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाते हैं जब हम सीरियस से ल्यूटीशियम तक, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन कौन खींचते हैं, लेंथेनॉइड खींचते हैं। लेंथेनॉइड द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु H+ आयन के रूप में हाइड्रोजन को दान कर देता है, त्याग देता है, उसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही H+ को त्याग करता है वैसे हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। ये कंसेप्ट आया क्या समझ में भाई? एनीवन? अंजलि, समझ में आ गया क्या भाई ये टॉपिक, या दोबारा समझाना है? सौरभ आ गया? और कोई? राम लखन को आ गया? और कोई भाई? तुषार, तुषार तो बोलता ही नहीं है, दिखता भी नहीं है। अच्छा, अब दिख रहे नाम। और अनुष्का, मुस्कान, मुस्कान समझ में आया क्या, दोबारा समझाऊं? मुस्कान नगर, अरे वाह आ गया, बहुत अच्छी बात है। अंजलि आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़े तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इसका, क्योंकि शीट के अंदर ये सब बातें लिखी हुई नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझने में आसानी होती है अगर ये डायग्राम रहता है तो अपने पास। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन के जो प्रभाव या महत्व, जो परिणाम थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए अपने पास। यही हमारे कोर्स के अंदर थे, यही से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा नहीं बनता। बाकी अगर और दूसरे आ भी जाएंगे ना, तो जब आपने लेंथेनाइट संकुचन अच्छे से समझ लिया तो आप अपने आप ही आंसर दे दोगे, अगर कोई किसी और तरह का घूम फिर के क्वेश्चन भी आएगा तो भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर क्या है इसका, ऑक्सीकरण अवस्था नंबर 1 पे पढ़ा था हमने त्रिज्या, नंबर 2 पे पढ़ा हमने इनके प्रभाव महत्व, नंबर 3 है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, वही लेंथेनाइडों की बात कर रहे हैं अपन। लेंथेनाइड पहले तत्वों को लिख लेते, कौन कौन से थे। देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 14 तत्व हैं, 7 इधर और 7 उधर। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था एक बार लिख देता हूं मैं, क्या होती है, +3 +4 +3 +4 +3 +4, इनकी भी +3 +4 +3 +4 +3 +4, फिर +3 तो सभी शो करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, तो जितने भी एलिमेंट है सबके सब क्या करते हैं, +3 शो करते हैं। तो ये +2 +3, इनकी +2 +3, इनकी वापस +3, इनकी +2 +3 +2 +3 और इनकी +3। ये हमने इनका वो बना दिया, क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि लेंथेनॉइड जितने भी होते हैं वे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाते हैं, +4। हाईएस्ट कितनी है, +4। +4 से ज्यादा ये नहीं जाते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना अधिक बढ़ जाता है कि 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं हो पाता है। अतः इनकी हाईएस्ट किसी भी तत्व की अगर हम बात करें तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होती है, इसके बाद में नहीं त्यागा जा सकता है। किनके द्वारा, लेंथेनाइडों के द्वारा। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, +3 थी, जो सभी एलिमेंट शो कर रहे हैं। देखो +3 में, +3 सारे के सारे शो कर रहे हैं, देखो +3 सब में आ रही है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 भी दर्शा रहे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +4 भी दर्शा रहे हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, याद कैसे रखें कि कौन +2 कौन +3 कौन +4? तो सीधा सा तरीका ये है, देखना आप, समझना कंसेप्ट को। मैंने देखो इधर से यहां तक 7 एलिमेंट लिख रखे हैं, यहां से यहां तक कितने एलिमेंट है, 7, और 7 फिर यहां लिख रखे हैं, हो गए 14 एलिमेंट।
अब आपको क्या याद रखना है, देखो इन तीनों को चेक करो, +3 +4 +3 +4 +3 +4, इन तीनों की क्या है समान, और इधर भी तीनों की देखना, इन तीनों की भी क्या है +3 +4। समझेगा बात को कुछ? ये 3 और ये 3 क्या दर्शाते हैं, +3 +4। फिर यहां देखना अगला चौथा और इधर 11वां, 7 तो यहाँ आ गए, 10 यहाँ हो गए। तो अगला जो चौथे नंबर पे दोनों लाइनों में उसकी कितनी है +3, और फिर उसके अगले दोनों की देखो +2 +3 +2 +3, यहां भी अगले दोनों की +2 +3 +2 +3 समान है, और लास्ट वाले की वापस +3 +3। तो इजीली हम याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग के 3 की क्या है, स्टार्टिंग के 3 की +3 +4, फिर अगले वाले की +3, और अगले वाले की +2 +3 दो की, फिर नेक्स्ट वाले की +3, सेम इसी के जैसा ये है। तो ये तो याद रखने का तरीका हो गया अपने पास। और किसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा अधिक स्थायी होती है, वो सब चीजों के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमने लेंथेनाइड संकुचन पढ़ा था। जैसे सीरियम के लिए बात की थी हमने, सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है, टर्बियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। और ऐसे इनके लिए पढ़ा था हमने +2 के लिए, एक तो इटरबियम की बात की थी, इटरबियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है, ठीक है, और ऐसे यूरोपियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। तो ये सब हम बात कर चुके हैं, यूरोपियम की +2, इटरबियम की +2, और इधर सीरियम की और इधर टर्बियम की, इसकी सॉरी +4 है, इसकी +4 और इसकी भी +4। ये क्वेश्चंस हम हल कर चुके हैं। क्यों होती है, सबके पीछे 3 रीजन है केवल, क्या क्या, एक तो उत्कृष्ट गैस विन्यास, दूसरा अर्धपूरित विन्यास, और तीसरा पूर्ण पूरित विन्यास। ये 3 कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट हैं जिनसे किसी भी परमाणु का स्थायित्व बढ़ सकता है, और कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और ये सारे धातु हैं, तो ये क्या करेंगे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इनके पास बहुत कम होती है, जबकि त्यागने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि धातु का गुण यही होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इसलिए इन पर हमेशा क्या आते हैं, धनावेश आते हैं। ठीक है, तो ये सब थी इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। और बात करें अपन अगर लेंथेनाइड के तत्वों की, तो हम जानते हैं कि जितने भी लेंथेनाइड के तत्व हैं वो कौन से वर्ग के सदस्य हैं, 3rd बी वर्ग के सदस्य हैं सारे लेंथेनॉइड। क्यों है, क्योंकि जस्ट लेंथेनम के बाद में गायब हो जाते हैं 14 एलिमेंट, तो 3rd बी वर्ग के सदस्य हैं, और इस वजह से इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी होती है, +3 होती है, किनकी, लेंथेनाइड तत्वों की। ठीक है, और इसको हमने समझ लिया। अधिकतम स्थायी इनकी कितनी दर्शाते हैं, ये +4, अधिकतम कितनी शो कर सकते हैं, +4, और अगर अधिकतम +4 शो करेंगे तो इनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कहां तक जाती है, +7 तक जाती थी, मैग्नीज पढ़ा था हमने, और ओस्मियम की तो +8 तक होती है, वो भी तो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होने की वजह से उनकी संकुलन प्रवृत्ति एफ ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक होती है, ये भी याद रखना है हमको। अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा संकुलन प्रवृत्ति आपको, क्या चीज, डी ब्लॉक के तत्वों में +7 +8 ऑक्सीकरण अवस्था जाती है, जाने की वजह से क्या होता है, उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या करेंगे, वो बाहर से आने वाले लिगेंडों के साथ में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग करेंगे, बंध बनाएंगे, धात्विक बंध में योगदान बढ़ेगा, और धात्विक बंध में अगर उनका योगदान बढ़ेगा तो संकुल ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। जबकि यहाँ पर +4 है, +4 होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो बाह्यतम आने वाले लिगेंडों को कम खींचेंगे, कम खींचेंगे तो संकुल भी कम बनेंगे, या कमजोर बनेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे। तो हम कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति भी अधिक होती है। तो ये थी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं संकुलन प्रवृत्ति। वैसे समझा तो मैंने यही दिया, पर फिर भी लेंगे हम टॉपिक को। इसको, ये तो लिखा हुआ है कॉपी में, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट भी खींचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, संकुलन प्रवृत्ति। फोर्थ, संकुलन प्रवृत्ति। और संकुलन प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, संकुल का निर्माण करने की प्रवृत्ति। संकुलन प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, संकुल का निर्माण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, संकुलन प्रवृत्ति। अब संकुल का निर्माण कैसे होता है, संकुल का निर्माण होता है जैसे लेंथेनॉइड को हम एलन से प्रदर्शित करते हैं। अब लेंथेनाइड के साथ आकर के क्या जुड़ जाए, कोई भी लिगेंड जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए, आकर के लिगेंड जुड़ जाए,
लिगेंड संख्या में 2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5 जुड़े, 6 जुड़े, उसके बेसिस पर आता है अष्टफलकीय क्षेत्र, चतुष्फलकीय क्षेत्र, जिसकी हमने पहले बात की थी। 6 जुड़ जाए तो अष्टफलकीय क्षेत्र, 4 जुड़ जाए तो चतुष्फलकीय क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड से कौन जुड़ जाए आकर के? लिगेंड। अब लिगेंड कब जुड़ेगा? जब जुड़ेगा जब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। किसका? इस लेंथेनॉइड। तो यहाँ पर 3 कारण हैं अपने पास। क्या क्या है? एक तो इनका आवेश घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। आवेश घनत्व कैसा होता है लेंथेनाइडों का? निम्न यानी कम होता है। लेंथेनाइडों का आवेश घनत्व कम कैसे होता है? देखो, ये +2 +3 +4, बस यहीं पर ही पूरे हो गए। जबकि डी ब्लॉक के तत्व आवेश घनत्व कहां तक जाता है? +7 +8। तो डी ब्लॉक के तत्वों का आवेश घनत्व इनकी तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। अतः उनकी संकुलन प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। इनकी संकुलन प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। दूसरा रीजन क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी देखना, अगर इनका आवेश घनत्व कम होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या है? कम होगा। तो जो आकार है, आकार क्या होंगे? बड़े होंगे। क्या बोला भाई? अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक द्वारा आकर्षण। नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, और जब नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है तो वो तो क्या है इसके पास? कम। और कम होगा तो आकार अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए? और तीसरा रीजन है एक ये कि इनके जो एप कक्षक है वो कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक कोशों में पाए जाते हैं। एप कक्षक कहाँ पाए जाते हैं? आंतरिक कोशों में। क्यों पाए जाते हैं भाई? देखो, हमने पढ़ा था अंतः संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं एप ब्लॉक के तत्व। शुरू की लाइन ही पढ़ाई थी मैंने आपको। इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक था क्या था? एप ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एप कक्षक इनके आंतरिक कोशों में स्थित होते हैं। तो वही तो लाइन लिखी है मैंने, देखना आप कैसे। यहाँ इसकी जो विन्यास लिखते हैं अपन कैसे लिखते हैं? जिनोन 4f 5d 6s। यही हुआ। डायग्राम बना रहा हूं, देखना। ये नाभिक, ये पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बस यही तो इसके पास 6। अब देखना है यहाँ पे आप कि यहाँ पर क्या होता है? 1 2 3 4, यहाँ आता है 4f, यहाँ आता है 5d, यहाँ आता है 6s। क्या आ रहा है? 4f 5d 6s लास्ट। ठीक है, अब देखो 6s में अगर हम बात करें तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज जाते हैं। फिर 5d में भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो जाता है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऐसा ही था। अब बात कर रहे हैं हम संकुलन प्रवृत्ति की, यानी संकुल का निर्माण करने की प्रवृत्ति। संकुल कैसे बनेगा? जब लिगेंड आकर के जुड़ेगा। लिगेंड आकर के जोड़ना चाह रहा है किससे? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड से किससे जुड़ेगा? एप कक्षक से। जब एप कक्षक ही तो है भाई, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एप में तो जाता है। इनमें तो पहले चल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बाद में आता है नंबर एप का। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा का मान क्या है? इन दोनों की तुलना में कम है, इस वजह से। ठीक है, तो देखो 4f में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? लास्ट में जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाए? एप कक्षक में प्रविष्ट होता है, वही क्या कहलाते हैं? ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो लिगेंड आ रहा है लेंथेनाइड पे के पास जुड़ने के लिए, तो किसके पास आ रहा है? लेंथेनाइड में एप कक्षक में जुड़ने के लिए। तो देखो, बाहर से जब लिगेंड आएगा तो 6s, फिर 5d, फिर 4f, जब जाकर के नंबर आएगा उसका 2 कोशों को पार करने के बाद 4f से जुड़ेगा वो आकर के। तो तकलीफ आती है उसको जुड़ने के लिए। लिगेंड को क्या आती है? प्रॉब्लम आती है 4f से जुड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक कोशों में स्थित है, इसीलिए। अतः हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में इनकी संकुलन प्रवृत्ति कम होती है। एक रीजन तो ये आगे के समझ में, थर्ड वाला। दूसरा वाला बताता हूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? कम है। इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर कम होगा तो आकार बड़ा होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो नाभिक क्या कर रहा है? नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को कम खींच रहा है, और जब इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा तो आने वाले लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों को भी कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो लिगेंड आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, और लिगेंड आसानी से जुड़ नहीं पाएगा तो संकुल का निर्माण नहीं हो पाएगा, और संकुल का निर्माण ही नहीं हुआ तो संकुलन प्रवृत्ति क्या हो जाएगी?
डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम हो जाती है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है, आवेश घनत्व कम। आवेश घनत्व कम होने की वजह से प्रभावी नाभिक के आवेश कम हो जाता है। प्रभावी नाभिक के आवेश कम होने से नाभिक आने वाले लिगेंडों को कम खींचता है, और कम खींचेगा तो संकुल कम बनेगा, यानी कमजोर बनेगा। तो संकुलन प्रवृत्ति इनकी डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम होती है। यहाँ तुलना करनी थी हमको डी ब्लॉक के तत्वों से, यही क्या है इनकी संकुलन प्रवृत्ति। समझ में आ गया क्या ये पॉइंट, संकुलन प्रवृत्ति? अंजलि समझ में आ गया क्या? आगे क्या वाला पॉइंट समझ में? शिवम ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लेंथेनाइडों का पृथक्करण, 5वां बिंदु। इसको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। 5वां बिंदु है अपने पास लेंथेनाइडों का पृथक्करण। देखो भाई, लेंथेनाइडों का पृथक्करण क्या मतलब ये है कि इनको क्या करना, सेपरेट करना। जैसे सीरियम, लुटीशियम, जितने भी तत्व हैं 14 के 14 तत्व, इनकी आयनिक त्रिज्या में कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं होता, लगभग क्या रहती है, समान रहती है। इन सभी की 14 तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या है उसमें थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। इस वजह से लगभग सभी क्या होते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे पाए जाते हैं। तो इनको निकालना, सेपरेट करने में बहुत तकलीफ आती है। इनको सेपरेट करने में, जैसे मान लो हमको किसकी जरूरत है, होल्मियम की जरूरत है, तो अब होल्मियम कहाँ ढूंढेंगे? एक बॉक्स से बॉक्स के अंदर बहुत सारे रखे हुए, कैसे ढूंढे होल्मियम को? तो ढूंढने में क्या आती तकलीफ आती है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, पृथक करना पड़ता है। क्यों पृथक करना पड़ रहा है? क्योंकि इन सबकी आयनिक त्रिज्याएं क्या है, लगभग समान है। लगभग समान होगी तो इनको पृथक करने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर विशिष्ट विधियां उपयोग में लाई जाती है। उन विधियों में एक तो नाम है आयन विनिमय विधि। कौन सी विधि? आयन विनिमय विधि। दूसरी विधि है एक पेपर क्रोमेटोग्राफी। और तीसरी विधि है गैस क्रोमेटोग्राफी। इस तरह से ये बहुत सारी विधियां हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए केवल नाम लिखा करके छोड़ दी गई है कि इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लेंथेनाइड आयनों को पृथक कर सकते हैं। ये सब आपके कोर्स से परे है, बाहर है, इसलिए केवल लेंथेनाइडों का पृथक्करण करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। अगर जैसे आप कंपटीशन दे रहे हो, कंपटीशन में एक क्वेश्चन इजीली आ सकता है आपके, किस विधि का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आएंगे, एक तो आयन विनिमय, इसके अलावा 3 ऑप्शन कुछ और आएंगे, तो आयन विनिमय पे टिक करना है। तो ये हमारे कंपटीशन में ज्यादातर काम आता है वाला क्वेश्चन, आपके कोर्स में ये नहीं है, इसलिए मैंने केवल नाम लिख करके छोड़ा है कि लेंथेनाइडों को पृथक्करण क्यों करना पड़ता है इन विधियों से, क्योंकि उन सब की आयनिक त्रिज्याएं क्या है, लगभग समान है। अतः उनको पृथक करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें है एक तो पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक गैस क्रोमेटोग्राफी और एक आयन विनिमय। इसके अंदर डीप में नहीं जाना है हमको, क्योंकि कोर्स से परे है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहीं पर ही फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में भौतिक गुण, और समय होने को है, इसलिए भौतिक गुण को हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सब मेरी बातें सुनेंगे, ठीक है? और इसमें अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है मुझसे। सिंबल दे देना अगर किसी को पूछना है तो मुझे, वरना मैं बातें करूंगा आपसे 2 मिनट, उसके बाद आपकी छुट्टी कर दूंगा। फिर बायोलॉजी क्लास रहेगी 5 मिनट बाद आपकी। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे सिंबल दें एक बार, जैसा कि आप समझ में आता है वैसा सिंबल देते हो, और डाउट हो तो इस तरह का सिंबल वापस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं है कोई समस्या तो मैं बातें कर लूं आपसे फिर। अजय पांचाल को समस्या है? रुक जाओ, अभी म्यूट ओपन करता हूं। हाँ भाई अजय बोलो। सर नहीं है सर मैं तो डन कर रहा था। चाह रहे हो? नहीं सर, मैं तो डन कर रहा था सर। अजय कोई पांचाल, समस्या नहीं है सर। व्हाट इज द कोई प्रॉब्लम? समस्या नहीं है सर। नो सर। नो प्रॉब्लम।
नो सर। बोल ही नहीं रहे हो। सर अरे नो घंटा। प्रॉब्लम। अंजलि, अंजलि क्या कहना क्या चाह रही सर? बोल। म्यूट कुछ ओपन भी किया ना नहीं मैंने। सर। हाँ, दो अंजलि वो में एक तो अंजलि मेरे से से बात कर क्या? रहा हूँ। अंजलि मीणा। कुछ भी नहीं है सर। सर कुछ सर भी नहीं बातें है करो सर, प्रॉब्लम। आप बातें। लोग नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, म्यूट कर सर रहा हूँ बात आपको। करो जल्दी। सर दिखिंग बंद। क्या नहीं दिख रहा है? हेलो, नहीं जाए थे। आ रही है सर। पंखा चला दे यार। हाँ तो बढ़िया पंखा में चला। सर का नाम है। सर क्या बोल रहे थे, बोलो आप। हेलो, चलो, किसको डाउट हो तो फोन पे पूछ लेना फिर बाकी। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि आपके